रियायती दरों पर किसानों को मिलती रहेगी खाद। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सब्सिडी देकर किसानों को दी जाएगी राहत। राहुल गांधी को दिए इंटरव्यू में बोले सत्यपाल मलिक, मैं लिखकर दे रहा हूं, अब नहीं आएगी मोदी सरकार। पुलवामा हमले पर बीजेपी ने की राजनीति। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। लॉ कमीशन ने पेश किया रोड मैप। 5 राज्यों के चुनाव के बाद फाइनल होगा सीट शेयरिंग फार्मूला। 2024 के चुनाव में 270 सीटों पर कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ 270 पर लड़ेंगे। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदला। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम अब भारत। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और राजस्थान चुनाव प्रचार में हो रही गलत टिप्पणियों के बारे में शिकायत की है। यह मुलाकात 30 मिनट से ज्यादा समय तक चली। वहीं प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन सिंह मेघवाल, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, श्री अनिल बलूनी, ओम पाठक आदि लोग प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे और मीडिया से इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी एक स्टेटमेंट दिया भाषण में और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है क्या, किसी कानून को मानती है नहीं मानती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको वो खुद एडमिट करती है बोलते हुए, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत, और उसके बावजूद भी वो बोलती है और बोलती जा रही है। Filing an FIR, those are decisions which will emanate from the election commission. राजस्थान में एक सवाल और है, प्रताप सिंह खाचरियावाल। I think my colleague Arjun Ramji, and since we were all there together, I think. बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत की। 28 मिनट की इस बातचीत में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा किसान आंदोलन, एमएसपी, जातिगत जनगणना, मणिपुर में हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर बात की। बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा बातचीत में, सुनाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर को आप ज़बरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाज़ा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए और फिर इलेक्शन करा देने चाहिए। बट जब मैं जम्मू गया, ये जम्मू के लोगों को भी ये लगता है कि हमारा मतलब स्टेटहुड ले लिया। हाँ, उससे तो वो भी खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा वही चीज़ चुभी है। तो ये मतलब कर क्यों नहीं रहे इसको? पता नहीं, मेरी बात हुई, मैंने कहा वापस कराइए, तो बोला कह दिया होगा।
क्या जरूरी है वापस कराना? चल तो रहा है सब ठीक, कहाँ ठीक चला? सारी इंसर्जेंसी वापस आ गई है, टेररिस्ट एक्टिव हो गए। अब तो काफ़ी घटनाएं हो अब रही तो हैं। जगह जगह हो रही हैं। राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़। पुलवामा के बारे में, पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल, मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे वो इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव-गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 का, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से है, जहां चैन डीपा सांकरा चौक पर एक्सीडेंट हुआ है। 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हुई है। पीछे बैठी 2 महिला व ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें, खड़े ट्रक से कार टकराने से यह हादसा हुआ है। बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों का उपचार चल रहा है। चैन डीपा सकरा चौक पर यह एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 महिलाएं जो कार में पीछे बैठी हुई थी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही, वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इनका इलाज चल रहा है। तो महासमुंद से यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हुई है। कार और खड़े ट्रक में यह एक्सीडेंट हुआ है। पीछे बैठी 2 महिलाएं इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चैन डीपा सकरा चौक पर यह एक्सीडेंट हुआ है, जहां खड़े हुए ट्रक में कार सवार ने टक्कर मारी। 18 वर्षीय युवक की इस दौरान मौत हुई है। इसके अलावा 2 महिलाएं जो पीछे बैठी हुई थी और कार ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका नज़दीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त की अहम खबर महासमुंद से आपको दिखा रहे हैं। वसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन लोगों का उपचार चल रहा है।
तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खड़े ट्रक में कार के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। एक 18 वर्षीय युवक की मौत हुई है, जबकि कार में पीछे बैठी 2 महिलाएं और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। अगली अहम खबर रायपुर से। जनता कांग्रेस ने जारी की अपनी दूसरी सूची। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की ये दूसरी सूची जारी की है। सूची में 11 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। कोटा से डॉक्टर रेणु जोगी बनी है प्रत्याशी, अकलतरा से ऋचा जोगी बनी है प्रत्याशी और भिलाई नगर से जहीर खान का नाम शामिल है। आपको बता दें, जातीय समीकरणों के आधार पर यह सूची तैयार की गई है। जनता कांग्रेस ने जारी की है दूसरी सूची। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अलग तरह से ऋचा जोगी प्रत्याशी बनाई गई हैं। भिलाई नगर से जहीर खान का नाम शामिल किया गया है। 11 लोगों की यह दूसरी सूची जोगी कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। जाति समीकरणों के आधार पर यह सूची जारी की गई। जनता कांग्रेस ने जारी की है दूसरी सूची। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। रायपुर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची अलग अलग दलों ने अपनी सूची जारी की है। इसी बीच जनता कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी सूची जारी की है। 11 लोगों के नाम दूसरी सूची में शामिल किए गए हैं। कोटा से डॉक्टर रेणु जोगी को प्रत्याशी बनाया गया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर मोगा से है, जहां त्योहारों को देखते हुए मोगा, आपको बता दें, मोगा पुलिस ने दोबारा जिले में अमन कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिले में नाकेबंदी भी की गई है। वहीं ऐसी नाकेबंदी की दौरान चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान सीआईए स्टाफ की ओर से थाना बढ़नी के एरिया में नाकेबंदी की गई थी। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं वहां से गुजर रहे एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी को रोककर जब उनकी चेकिंग की गई तो उनमें से एक गाड़ी में 48 पेटी और दूसरी गाड़ी में 52 पेटी देसी शराब बरामद हुई। वहीं पुलिस ने थाना बढ़नी में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਨੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 2 ਮੁਜਰਮ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। 4 ਟੋਟਲ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ, 2 ਹਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिहार के पटना से है, जहां विजयदशमी की रात एक उप सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की यह वारदात इमामगंज थाना के ठीक पास हुई। उप सरपंच सुभाष पासवान विजयदशमी को दशहरा का मेला घूमने गए थे। देर रात इमामगंज थाना के पास ही उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने अगले दिन सुबह सरपंच का शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार सुभाष पासवान पहले नक्सली संगठन से भी जुड़े हुए थे। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी बिजली। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में कमी के संकेत दिए हैं और प्रस्ताव भी भेजा है। यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है प्रस्ताव। अधिभार शुल्क में 38 पैसे तक कमी का प्रस्ताव भेजा गया है। 1055 करोड़ की उपभोक्ताओं को ये राहत मिलेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल में 18 पैसे प्रति यूनिट की कमी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में अब बिजली दरें कम करने का मन बनाया है यूपीपीसीएल ने बिजली दरों की कमी के लिए भेजा है प्रस्ताव। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बीपीएल उपभोक्ताओं को 18 पैसे प्रति यूनिट की दर से उनको लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में
बिजली दरें कम करने का प्रस्ताव भेजा है यूपीपीसीएल ने। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सस्ती होगी बिजली। ये आम जनता के लिए निश्चित रूप से राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों की कमी के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है यह प्रस्ताव। अधिभार शुल्क में 38 पैसे तक कमी का प्रस्ताव रखा गया है। 1055 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। तो 1055 करोड़ की यह राशि है जो उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली कमी करने पर सरकार को ये 1055 करोड़ की धनराशि वहन करनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव भेजा है और लोकसभा चुनाव से पहले ये निश्चित रूप से जनता के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव भेजा। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा है प्रस्ताव, जिसमें अधिभार शुल्क में 38 पैसे तक कमी का प्रस्ताव भेजा गया है। 1055 करोड़ की राशि बनती है जो उपभोक्ताओं को राहत के रूप में दी जाएगी। बीपीएल उपभोक्ता के बिल में 18 पैसे प्रति यूनिट की कमी करने का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बिजली दरों को कम करने का यह अहम प्रस्ताव यूपीपीसीएल के द्वारा भेजा गया है। यूपीपीसीएल अब बिजली के दरों में कटौती के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बिजली सस्ती हो सकती है। अभी तक लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी जिसमें बिजली दरों को बढ़ाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब यूपीपीसीएल की नियामक आयोग ने प्रस्ताव भेजा जिसमें यूपी में बिजली दरों में कटौती की जाएगी। लोगों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। 38 पैसे की इसमें कटौती की बात की जा रही है। 1055 करोड़ की यह राशि बनती है जो कटौती के बाद सरकार को वहन करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कम होगी बिजली की दरें। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें 38 पैसे बिजली की दर में कमी प्रति यूनिट कमी करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है जिसमें बिजली दरों को अधिभार शुल्क में 38 पैसे तक कमी का प्रस्ताव भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के वक्स सर, जिस तरीके से लगातार अभी तक चर्चाएं चल रही थी कि यूपी में बिजली दरें बढ़ेंगी, ऐसे में ये प्रस्ताव कि बिजली की दरें यूपी में घटाई जाएंगी, निश्चित रूप से ये बड़ा कदम हो सकता है और जनता को निश्चित रूप से इससे राहत भी मिलेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में मुश्किल से 1 या 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। दिसंबर में लोकसभा चुनाव घोषित हो जाएंगे। तो क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, चुनाव के पहले नीतिगत निर्णय ले सकती। चुनाव घोषणा के बाद नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकते। जब नीतिगत निर्णय नहीं होंगे तो जनता को कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। तो 2024 के चुनाव को मद्दे रखते हुए भाजपा सरकार ने जनता को राहत देने के लिए ये निर्णय लिया है, जिससे जनता के मन को और जनता के वोटों को बटोरा जा सके। इसके तहत ये फैसला किया है और यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है कि बिजली की दरों को घटा दिया जाए। जो दर है जिससे जनता पे काफी अधिकार पड़ रहा है और जनता काफी ताई कर रही बिजली की स्थिति से। तो 34 पैसे से लेकर 38 पैसे तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इससे जो अधिभार पड़ेगा जिसको उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ेगा, 1055 करोड़ रुपए 155 करोड़ रुपए सरकार को वहन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी धनराशि है जो सरकार के सरकारी खजाने से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को देना होगा। तो ये बहुत बड़ी धनराशि है, लेकिन कुल मिला के जनता को इससे राहत मिलेगी और
ये बीते दिनों का प्रस्ताव भेज दिया गया है और शीघ्र ही इसमें लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले इसमें निर्णय हो गया। जनता को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पैसा बैन करना सरकार को पड़ेगा। केपक सर, बिजली के दरें बढ़ते बढ़ते अचानक अब ये घटाना, ये चुनावी राहत है? जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, लोकसभा चुनाव के आने के पहले जितने भी नीतिगत निर्णय लिए भाजपा सरकार है, जो भी सत्ता में पार्टी सत्ता में होती है, चुनाव के पहले ऐसी घोषणाएं करती है और चुनाव के बाद फिर बिजली दर बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से सर, ये चुनावी फैसला हो सकता है, लेकिन जनता को इससे अगर लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से फैसला जनता के लिए अच्छा माना जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को कम करने का फैसला यूपीपीसीएल ने लिया है, जिसमें 38 अधिभार में 38 पैसे तक कमी करने की बात की जा रही है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अमेठी से अगली अहम खबर, स्मृति ईरानी की रेल मंत्री और यूपी सीएम को चिट्ठी सामने आई है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को रखते हुए यह पत्र लिखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। इस स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम करने की मांग की गई है। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ करने की मांग को लेकर स्मृति ईरानी ने पत्र लिखा। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ये मांग कर चुकी हैं। स्मृति ईरानी की रेल मंत्री और यूपी के सीएम को पत्र लिखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है। और हमारे संवाददाता रणविजय अमेठी से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से खत के माध्यम से रेल मंत्री और यूपी के सीएम से अनुरोध किया है कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ किया जाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जैसा कि आप मान सकते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में कई तरह के बदलाव जो है जनपद में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अमेठी के जैसे थोड़ी दूर पे ही मिसरौली रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलना है। अंतु रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है। ठीक उसी प्रकार से जो है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर रखने की मांग जो है स्मृति ईरानी द्वारा की गई है। जी रणविजय, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, स्मृति ईरानी के द्वारा एक बार फिर से खत लिखा गया और पत्र में फुर्सतगंज के अलावा अन्य स्टेशनों के भी नाम हैं जिनके नाम बदलने के लिए स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री और यूपी के सीएम को खत लिखा है। तो अमेठी से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए स्मृति ईरानी ने यूपी के सीएम और रेल मंत्री को खत लिखा है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर है। रुपयों के लेन देन में ठेकेदारों के बीच जमकर विवाद हुआ है। ठेकेदारों ने जल निगम ऑफिस में काटा है हंगामा। आपको बता दें, ठेकेदार अखिलेश राय ने विवेक पर तानी है पिस्टल। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के जल निगम का यह मामला बताया जा रहा है। रुपयों के लेन देन में ठेकेदारों के बीच जमकर विवाद हुआ है। इस बीच ठेकेदारों ने जल निगम ऑफिस में हंगामा काटा है। आपको बता दें, ठेकेदार अखिलेश राय ने विवेक, जो कि दूसरे ठेकेदार हैं, उस पर पिस्टल तानी है। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठेकेदारों ने जल निगम ऑफिस में जमकर हंगामा काटा एक दूसरे पर। आपको बता दें, एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार पर पिस्टल तानी है। अखिलेश राय ने विवेक पर तानी है पिस्टल। रुपयों के लेन देन के बीच यह विवाद हुआ है, जिसमें ठेकेदारों ने जल निगम ऑफिस में हंगामा काटा है। तो रुपयों के लेन देन को लेकर यह विवाद सामने आया था। ठेकेदार अखिलेश राय ने विवेक पर तानी है पिस्टल। इस वक्त की अहम खबर सामने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साफ तौर से वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जल निगम का यह मामला बताया जा रहा है। तो रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, रुपयों के लेन देन में दो ठेकेदारों के बीच जमकर विवाद हुआ है। इस बीच एक ठेकेदार ने दूसरे पर पिस्टल तानी है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं।
ठेकेदार का दूसरे ठेकेदार पर पिस्टल ताने हुए वीडियो साफ तौर से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो देश की बात में इस वक्त बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजे वालों पर कार्रवाई से बवाल हुआ है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली थाने के सामने डीजे वालों का चक्का जाम हुआ है। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी संख्या में डीजे संघ के लोग कोतवाली थाने पहुंचे हैं। आपको बता दें, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो डीजे संघ के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। डीजे वालों पर कार्रवाई से ये बवाल हुआ है। आपको बता दें, कोतवाली थाने के सामने डीजे वालों ने चक्का जाम किया है। भारी संख्या में डीजे संचालक थाने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में डीजे संघ के लोग कोतवाली थाने पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिलासपुर से आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो बिलासपुर से अहम खबर, डीजे वालों पर कार्रवाई से यह मामला सामने आया है। कोतवाली थाने के सामने डीजे वालों का चक्का जाम हुआ है। आपको बता दें, डीजे संघ के लोग भारी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे हैं। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। डीजे संघ के लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। डीजे वालों पर कार्रवाई से यह बवाल सामने आया है। बिलासपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली थाने के सामने डीजे वालों का चक्का जाम हुआ है। बड़ी संख्या में डीजे संघ के लोग कोतवाली थाने पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है डीजे संघ के लोगों ने। आपको बता दें, डीजे वालों पर कार्रवाई से यह बवाल हुआ है। भारी संख्या में डीजे संघ के लोग कोतवाली थाने पहुंचे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। चक्का जाम करते नजर आए हैं ये डीजे संघ के लोग। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। डीजे संघ के लोगों का विरोध प्रदर्शन साफ तौर से सामने आया है। डीजे वालों पर कार्रवाई के विरोध प्रदर्शन में ये विरोध प्रदर्शन सामने आया है। हमारे संवाददाता बिलासपुर से मधु खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मधु खान, अगर बात की जाए डीजे वालों पर कार्रवाई के विरोध में डीजे संघ के लोग भारी संख्या में थाने पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, यहाँ डीजे संघ वाले लोग बड़ी संख्या में, करीबन 500 संख्या में लोग आए हुए हैं और थाना सिटी कोतवाली का घेराव किए हुए हैं कि उनको डीजे बजाने की अनुमति दी जाए करके। लेकिन प्रशासन इस अनुमति को नहीं दे पा रही है, क्योंकि आचार संहिता के चलते हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि डीजे प्रतिबंध है और ये डीजे वाले लोग काफी संख्या में सर भीड़ उमड़ मचा हुआ है यहाँ। मधु, अगर बात की जाए परमिशन नहीं मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, इस वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी डीजे वाले पर कार्रवाई हुई है? नहीं सर, ये परमिशन नहीं देने पर ये भीड़ उमड़ा हुआ है। आज बिलासपुर में झांकी निकलने को है, इस कारण डीजे वाले लोग बड़ी संख्या में वो कह रहे हैं कि हम झांकी जब निकालेंगे, जब हमें डीजे की परमिशन दी जाएगी तब। ये सारी मतलब डीजे वाले लोग ही कह रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाए आज डीजे बजाने के लिए। मधु, क्या परमिशन देने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से? नहीं सर, ये तो हाई कोर्ट का आदेश है कि डीजे बजाना अभी बंद है, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है सर अपने बिलासपुर में, इसलिए। निश्चित रूप से मधु, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश की वजह से प्रशासन ने इन डीजे संचालकों को परमिशन नहीं दी है, जिसके विरोध में ये डीजे संघ के लोग थाने का घेराव करने पहुंचे और चक्का जाम किया। इन्होंने विरोध स्वरूप
पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर है राज्याभिषेक। आपको बता दें निकाली गई है शोभा यात्रा। राज्याभिषेक की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पर लोगों ने फूलों की वर्षा की है। जगह जगह पर हुआ है भंडारे का आयोजन। शोभा यात्रा ने राम जन्मभूमि की परिक्रमा भी की है। तो परिक्रमा में लोगों ने फूलों से स्वागत किया। जगह जगह पर भंडारे के भी आयोजन हुए हैं। शोभा यात्रा में राम जन्मभूमि की परिक्रमा हुई है। तो अयोध्या से अहम खबर, राज्याभिषेक की निकाली गई है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा पर लोगों ने फूलों की वर्षा की है और जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अलग अलग जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अपार जन समूह उमड़ा है इस राज्याभिषेक की शोभा यात्रा में। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली अहम खबर है। लोहिया अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें दबंगई के चलते नहीं हो रहे हैं मरीजों के एक्सरे करने वालों की सुबह से ही लाइन लगी हुई है। इस दौरान सीएमएस ने रेडियोलॉजिस्ट को समझाने का भी प्रयास किया है। आपको बता दें रेडियोलॉजिस्ट ने बंद किए हुए हैं सभी प्रकार के एक्सरे। एक रेडियोलॉजिस्ट के बल पर चल रहा है ये अस्पताल। लोहिया अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट योगेंद्र ये नहीं मानता है अधिकारियों का आदेश। आपको बता दें फर्रुखाबाद स्थित जिला लोहिया अस्पताल का ये मामला है। तो रेडियोलॉजिस्ट ने बंद कर रखे हैं सभी प्रकार के एक्सरे। एक रेडियोलॉजिस्ट के बल पर ही ये लोहिया अस्पताल चल रहा है। रेडियोलॉजिस्ट योगेंद्र नहीं मानता है अधिकारियों के भी आदेश। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लोगों की लाइन लगी हुई है जो एक्सरे कराने अस्पताल पहुंचे हैं लोग, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की दबंगई और मनमानी की वजह से लोगों के एक्सरे नहीं हो रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगई के चलते नहीं हो रहे हैं मरीजों के एक्सरे और मरीज लाइनों में लगे हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। एक्सरे करने वालों की सुबह से लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सीएमएस ने रेडियोलॉजिस्ट को समझाने का भी प्रयास किया है, लेकिन ये रेडियोलॉजिस्ट अधिकारियों की भी बात नहीं सुनता है। एक रेडियोलॉजिस्ट के बल पर ही लोहिया अस्पताल चल रहा है और उस पर भी ये रेडियोलॉजिस्ट अधिकारियों की भी बात नहीं मानता है और रेडियोलॉजिस्ट ने सभी प्रकार के एक्सरे का कार्य बंद कर रखा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद से खबर आपको दिखा रहे हैं। लोहिया अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की दबंगई साफ तौर से सामने आई है। लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन दबंगई के चलते लोगों के एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां काशीवासी की जनता यदुकुल के कंधे पर रघुकुल के मिलन की साक्षी बनी है। पिछले 480 सालों से बन रही है ये लगातार। नाटी इमली के भरत मिलाप की कहानी 480 साल पहले मेघा व तुलसी के अनुष्ठान से प्रारंभ हुई और 5 टन का वजनी पुष्पक विमान अपने माथे पर रखकर जब यादव बंधु प्रस्थान करते हैं तो पल भर के लिए वक्त ठहर जाता है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर भी इस दृश्य को निहारने के लिए अपने रथ के पहियों को थाम लेते हैं। श्रद्धा और आस्था के महामिलन का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसी भीड़ की तिल रखने की जगह नहीं होती है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से। आपको बता दें देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र पुराना चौक से यह खबर है, जहां अचानक भयानक दल 48 वर्षों से मां जगत जननी आदि शक्ति माता की प्रतिमा रखते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अचानक भयानक दल ने 2 अक्टूबर को देवरिया हत्याकांड में मारे गए लोगों का प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर में जमीनी रंजिश में 2 परिवारों से 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
अचानक भयानक दल आज के 48 साल पहले से ये कार्यक्रम करता है। जो घटनाएं घटती है उसको दिखाते हैं हम लोग। और ये जो फतेहपुर हमारे प्रॉपर रुद्रपुर में जो ये घटना घटी है, ये एक बहुत निंदाई घटना है, जिसका जो 2 अक्टूबर को जो काली सुबह हुई, उस सुबह का वर्णन आज भी अगर सोचेंगे तो आंखों से नींद गायब हो जाती है। उन गाँव के लोगों की स्थिति बहुत गंभीर है। और मैं इस प्रेरणा ये देना चाहता हूँ इस अपने कम्युनिटी के द्वारा जो ये झांकी दिखाकर कि कहीं भी पूरे भारत में ऐसी घटना ना घटे। जैसे कि 2 लोग अनाथ हो गए, ज़मीन वहीं की वहीं रखी रह गई, वो किसी के काम नहीं आई। अब क्या होगा उन बच्चों के भविष्य का, ये ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग आज 48 सालों से हर चीज़ की झांकी सजाते रहे हैं। आज तक कारगिल से लेकर के वर्ल्ड ट्रेड टावर, राम मंदिर, कोरोना काल वाला सारा सीन जो हुआ है, सब चीज़ दिखाते आए हैं। और ये जो निंदनीय घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। इसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई एक श्रद्धांजलि के रूप में इनको कर दिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब से योगी सरकार आई है तब से मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। योगी सरकार ने मदरसों में कंप्यूटर क्लास और मॉडर्न क्लास शुरू किए हैं। साथ ही कहा कि गैर मान्यता प्राप्त 8000 मदरसे हैं जो SIT और शिक्षा विभाग की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे मदरसे भी हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं था, केवल कागजों पर थे, जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे मदरसों पर 10,000 जुर्माने की जगह उन्हें निलंबित कर देना चाहिए। ऐसे मदरसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, मदरसों में कंप्यूटरीकरण किया है, मदरसे में मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं हमने, और शिक्षा का स्तर बेहतर किया है। हमने हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है, इनकी पढ़ाई लागू की है। तो इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि 24,000 मदरसों में जो हमारे पास 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और गैर मान्यता प्राप्त 8,000 मदरसे हैं। तो 24,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी जांच SIT कर रही है लगातार शिकायतों के उपरांत। और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनके प्रबंधकों से या उनकी कमेटियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार SIT के द्वारा अभी आपने देखा जैसे शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को नोटिस किया है और उनसे भी कहा कि आप अपना दस्तावेज लेकर आइए, आपकी जो जांच चल रही है उसमें कोऑपरेट करिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले में 305 मदरसे बिना मान्यता के अवैध रूप से चल रहे हैं और इन मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये मदरसे शासन द्वारा गठित SIT टीम के रडार पर हैं। SDM की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई जांच में 305 मदरसे बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट शासन को जिला प्रशासन द्वारा भेज दिया गया है। लेकिन जांच होने के बावजूद भी धड़ल्ले से गोंडा जिले में 305 मदरसे बिना मान्यता के अवैध रूप से अभी भी चल रहे हैं। बिना मान्यता के संचालित मदरसे सरकारी जमीन पर और निजी भूमि पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बिना मान्यता वाले ये मदरसे सरकारी भूमि पर ही संचालित हैं। ऐसे में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए मदरसों के खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब अवैध रूप से संचालित 305 मदरसे SIT की रडार पर हैं और विदेशी फंडिंग की आशंका के चलते इन मदरसों की जांच की जाएगी। 1 माह पहले ही UP ATS की टीम ने जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों की सूची विभाग से लेकर जांच शुरू कर दी थी। वहीं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि कमेटी द्वारा जांच कर बिना मान्यता के चल रहे मदरसों की सूची शासन को भेज दी गई है। शासन स्तर से ही कार्रवाई की जानी है। जनपद गोंडा में मान्यता प्राप्त 518 मदरसे हैं जो कि पंजीकृत हैं, एवं 305 मदरसे अपंजीकृत हैं जिनका सर्वे शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी अध्यक्ष, बाकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी माननीय सदस्य थे। इनके द्वारा अपंजीकृत मदरसों का सर्वे किया गया, जिनमें 305 मदरसे अपंजीकृत पाए गए, जिसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी गई है।
उस पर शासन द्वारा अग्रिम निर्णय लेकर अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार शासन के निर्देश के क्रम में की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी बाजार के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए एक टीसीएम ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 711 पेटी में कुल 6,399 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ी गई शराब में इंपीरियल ब्लू रिजर्व ग्रैंड विस्की व मैकडॉवेल की शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है कि यह शराब की खेप पंजाब से लेकर बिहार लाई जा रही थी। वहां पुलिस के द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। पहली बार आया किससे पहले अगली खबर बिजनौर से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं के हित में और केंद्र और प्रदेश सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया, जिसका लाभ हर वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। आगे कहा कि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विश्वास और सबके विश्वास के आधार पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, क्षेत्रीय महामंत्री व जिला प्रभारी हरिओम शर्मा शामिल हुए। देश की आधी आबादी की मांग बहुत लंबे कालखंड के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद द्वारा पारित नारी शक्ति अभिनंदन जो एक बिल पारित हुआ है, जिसमें बहनों को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक हमारा ऐसा राजनीतिक दल है कि हमने अपने संगठन में अपनी बहनों के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कायमगंज से है, जहां नवरात्र महोत्सव के समापन दिवस पर कायमगंज में श्रद्धालुओं द्वारा बैंड बाजों के साथ निकाली गई विशाल एवं भव्य दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों पर विराजमान कर अबीर गुलाल व बैंड बाजों के साथ निकाली गई। प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 2.5 घंटा आपको बता दें, 2.5 घाट गंगा तट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। तो अबीर गुलाल और बैंड बाजों के साथ निकाली गई मां आदि शक्ति जगदम्बा की विसर्जन यात्रा। श्रद्धालुओं ने भव्य रथ को सजाकर मां की प्रतिमाओं को रथ विराजमान किया। उसके बाद सुसज्जित रथ पर बिठाकर अबीर गुलाल और बैंड बाजों के साथ ये रथ यात्रा निकाली गई और भक्ति भाव के साथ, नम आंखों के साथ श्रद्धालुओं ने मां के विसर्जन में भक्त शामिल हुए। इस दौरान भारी जनसैलाब भी देखने को मिला। लोगों में खुशी के साथ ही मां से जुदा होने का दुख भी उनकी आंखों में था। तो 9 दिन मां की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मां के विसर्जन के लिए लोगों ने सुसज्जित रथों को तैयार किया और उस रथ में विराजमान कर मां को विसर्जित करने के लिए लोग निकले। इस दौरान अबीर गुलाल और बैंड बाजों के साथ ये यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए यह यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा और
नाच गानों के साथ, भक्ति भाव के साथ लोग मां के विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। रुक करेंगे अगली खबर का। रानी पोखरी से नरेंद्र नगर जाने वाले मार्ग की पहाड़ी पर सिद्धपीठ माता मन इच्छा देवी का मंदिर स्थित है। यहां माता पिंडी रूप में विराजमान है और सभी भक्तों की मन की इच्छा पूर्ण करती हैं। रानी पोखरी, दांडी, बड़कोट आदि क्षेत्र की कुलदेवी के रूप में माता पूजी जाती हैं। साथ ही यहां भैरव गुफा की पहाड़ियों से निकलने वाला जल काफी शुद्ध व पवित्र माना जाता है। भक्तगण यहां के जल को गंगा जल के रूप में घर ले जाते हैं और वर्षों पुराना यह सिद्धपीठ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला यहां वर्ष भर चलता रहता है। तो वहीं मंदिर परिसर में ही सैकड़ों साल पुराना वट वृक्ष लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु सच्चे मन से मन की इच्छा मां के सामने रखकर वृक्ष पर कलावा बांधता है तो उसके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो सिद्धपीठ श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। वर्षों पुराना वट वृक्ष भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। सैकड़ों वर्ष पुराना है, इच्छा देवी के नाम से जाना जाता है, मन की इच्छा पूर्ण करने वाली। और यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है, जल में विराजमान है, जो कि इस जल को लोग अपने घर में भी ले जाते हैं। गंगा जल के रूप में यहाँ का जल लेते हैं लोग। और यह कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है, जैसे डांडी, बड़कोट, रानी पोखरी, इधर जितने भी गांव हैं यह लोग कुल देवी के नाम से भी यहाँ पुकारते हैं। और तो आषाढ़ में यहाँ पर माता का काफ़ी भव्य आयोजन चलता है। और नवरात्रों में भी यहाँ पर दोनों चैत्र के भी और आश्विन के भी नवमी को भंडारा होता है। यहाँ तो बहुत अच्छा है, अच्छा दरबार है, सुंदर है, मन की इच्छा पूरी होती है। इसलिए माता रानी का नाम हम कीर्तन भी करते हैं यहाँ आके। अच्छा, हाँ, इस बार तो हम कीर्तन की वो नहीं है, तो मन से जो भी विश मांगे ये पूरी करती है माता। बहुत अच्छा लगता है। आते हैं हम हर साल 1-2 बार आते हैं। हर साल आते हैं। कहाँ से आप लोग हैं? ये ऋषिकेश में है, नजदीक से यहाँ। अब बात अगली खबर की। चंडीगढ़ के पंचकुला में 8 राज्यों के मंडी परिषद व विपणन बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने भी शिरकत किया। वहीं बैठक के बाद हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि बैठक में सभी राज्यों में सहमति बनी है कि जरूरत पड़ने पर वह किसानों के हित में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बैठक का उद्घाटन करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसे ऐतिहासिक बैठक बताते हुए कहा कि इससे सभी किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। हर राज्य अपने उत्पादों का दूसरे राज्यों में विक्रय ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इस अवसर पर गोवा, पंजाब समेत कई राज्यों के अध्यक्षों और अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। हरियाणा के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल चौटाला ने सभी का धन्यवाद किया और उम्मीद जाहिर की है कि सभी मंडी परिषदों के इस कदम से किसानों में नई क्रांति पैदा होगी। कि उन्होंने सारे राज्यों के मंडी परिषदों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम एक दूसरे का माल किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार किसानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और इस पर चर्चा हुई। बहुत अच्छे सुझाव आए। मैंने भी अपने क्षेत्र की बात रखी, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में मोटा अनाज होता है और मोटे अनाज को माननीय मोदी जी से लेकर पूरी दुनिया ने इस समय सराहा है। और मैंने भी कहा कि बड़ा स्वास्थ्यवर्धक हमारे यहाँ मोटा अनाज होता है, उसका विपणन ठीक प्रकार से उसे इस बारे में चर्चा की। बहुत सकारात्मक चीज़ें निकल कर आई हैं। और निश्चित रूप से इस बैठक के बाद ये भी जानकारी में आया कि राज्यसभा में इस सवाल को उठाया गया और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार करी, किस प्रकार सामंजस्य करके सारे मंडी परिषद, सारे एक दूसरे के साथ सारे राज्य समन्वय करके किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचा सकें।
अगली खबर रुड़की से, जहां वाल्मीकि जयंती के नाम पर जागरण कराने को लेकर चंदा मांगने वाले 2 ठगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास से पुलिस को चंदे की रसीद बुक और नकदी भी बरामद हुई है। दोनों आरोपी लंबे समय से चंदे की रसीद काट रहे थे। आपको बता दें कि दोनों ठग तहसील कार्यालय और खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जागरण के नाम पर उन्हें गुमराह करके रसीद काटी। इसके बाद दोनों अचानक एसपी देहात कार्यालय जा पहुंचे, जहां एसपी देहात कार्यालय में तैनात स्टाफ को दोनों पर शक हुआ तो पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पकड़े गए दोनों साथियों से पूछताछ कर रही है। जानसठ मुजफ्फरनगर निवासी 2 व्यक्तियों के द्वारा चंदे की रसीद के नाम पर लोगों से पैसे उगाने की कोशिश करने के क्रम में, और कुछ लोगों से ये रसीदें काट भी चुके थे। जब लोगों को जानकारी हुई, पुलिस को जानकारी हुई, इन्होंने पुलिस कर्मी को भी रसीद काटी, और जब पता किया गया तो पता चला कि ये पूरे फर्जी लोग हैं और किसी तरह की कोई जागरण यहाँ नहीं हो रहा है। ये मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ पर जागरण के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए की जा रही है, और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे ठगी करने वालों से सावधान रहें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू धर्म में विविध अद्भुत लोक कलाएं हैं। यहाँ लोक कलाएं आज भी अपने मूल स्वरूप में जिंदा हैं। ऐसे ही एक लोक कला का नाम है जन्ना गान। ऐसे लोक कला बंगाली समाज के अंचलों में दुर्गा पूजा सहित विभिन्न पूजा व सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर देखी जा सकती हैं। बांग्ला संस्कृति और लोक कला का जिक्र आते ही जन्ना गान का मंच और उस पर अलग अलग वेशभूषाओं में विभिन्न पात्रों में कलाकार मंचन करते हैं। जन्ना गान को बंगाली संस्कृति का दर्पण भी कहा जा सकता है। इस दौरान जन्ना गान के कलाकार विजय बछाड़ ने कहा कि जन्ना गान एक बंगाली संस्कृति का अंग है, जिसमें सामाजिक ऐतिहासिक कहानियों का मंचन किया जाता है। टीवी मोबाइल का तो था नहीं, कुछ लोगों का देख नहीं पाते थे। उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ होते थे। बांग्लादेश से शुरू में जब आए थे हम लोग यहाँ बंगाली लोग, तो आके यही एक ही कल्चर था हमारा बंगाली ये नाटक। उसके बाद टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, नेटवर्क में सब देखते रहे, इससे कुछ युवाओं का रुझान कम हो गया। और फिर से दोबारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मंच को फिर से मंचस्थ कर रहे हैं, जो कि आगे जैसा भीड़ है। इसलिए ये जो हमारा कल्चर है ये बांग्लादेश से ही लाया हुआ, ये हमारे बाप दादाओं ने किया था, उसी को फिर ये जो गीति नाट्य है इसको हम शुरू कर रहे हैं। कि आगे से हम आशा करते हैं आज तो यह दिनेशपुर में मंचस्थ हो रहा है, इसी को देखने के बाद ही दर्शकों का पता लग जाएगा कि और आगे दर्शक और बढ़ेंगे। ये मैं आशा करता हूँ जो हम ये मंचस्थ कर रहे हैं दिनेशपुर मंच, इससे ही पता लगेगा आगे और बढ़ेंगे, यही हम आशा करते हैं। तो यात्रा गान के माध्यम से लोक कहानियों का मंचन किया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां तहसील परिसर में कुछ अधिवक्ताओं के चेंबर बनाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब अधिवक्ताओं ने भी मोहल्ले के कुछ लोगों पर चेंबर में तोड़फोड़ करने व सामान चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें कि लक्सर तहसील परिसर के एक हिस्से में स्थित शिव मंदिर के बराबर में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा अपना चेंबर बनाए जाने की सूचना पर मोहल्ले में रहने वाले कुछ महिला व पुरुषों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर हंगामा किया था। उसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने उक्त भूमि पर रखे गए फर्नीचर आदि सामान को तोड़ दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी, आपको बता दें, क्षेत्राधिकार में लक्सर कोतवाल को मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये था कि हमारे तहसील परिसर में ही एक एसडीएम साहब से हमारी वार्ता चल रही थी चेंबर अलाट के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, और वो हमारा मामला अलग था। एसडीएम साहब से हमारी वार्ता चल रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ बाहर के जो कैंपस से बाहर के व्यक्ति, कम से कम 100-150 व्यक्ति आए और उन्होंने आके वकीलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा और वकीलों को कहा है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी और
वकील हमारे मंदिर पर कब्जा करेंगे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था, सब झूठ मामला था। और हमारे वकील साथी हैं अजय कुमार जी, उनका जो चैम्बर का सामान रखा था, कुर्सी मेज और इत्यादि, वो सब उठा के ले गए और उन्होंने वकीलों को गाली भी दी बता रहे हैं। और मतलब यहाँ पर उग्र स्वभाव हो गया था, बहुत तगड़ा झगड़ा होने की अंदेशा था। बड़ी यह है कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित हेतु निर्देशित किया गया था कि एसडीएम साहब महोदय से बात करके चैम्बर का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के द्वारा खाली पड़ी संपत्ति पर जो तहसील परिसर की है वहाँ पर नाम लिखवाए गए थे और नाम लिखवाकर अपने अपने चैम्बर हेतु बताया गया था, लेकिन तभी बाहर से। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।